Hello dear students, you are most welcome on the channel of Sita Group of Education. I am Adarsh Jaiswal, have to come take my class which is for class 11th, my English class. This class is related to Hornbill literature textbook. The first chapter, the name of the chapter is The Portrait of a Lady. Portrait means छाया चित्र. The Portrait of a Lady, एक महिला का छाया चित्र. Written by Khushwant Singh. Khushwant Singh was a great lawyer, diplomat, critic, politician and great Indian author. खुशवंत सिंह जो भारत के बहुत बड़े लेखक, वकील, समालोचक, कूटनीतिक रहे हैं. नेक्स्ट आई विल स्टार्ट माय क्लास. आई विल टेल द समरी ऑफ द चैप्टर in both English and Hindi. So let's start. In this chapter, the author has described his love for his grandmother. इस चैप्टर में लेखक ने अपने प्रेम को अपनी दादी के प्रति दर्शाया है कि how much he loves his grandmother. अपनी दादी से कितना वो प्रेम करते हैं. कैसी दोनों में फ्रेंडशिप थी. द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमेन. लेखक की दादी माँ एक बहुत बूढ़ी महिला थी. हर फेस वाज रिंकल्ड ऑल ओवर. उनके चेहरे पे चारों ओर झुर्रियाँ थी. आदमी बूढ़ा हो जाता है उसके चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती हैं. For 20 years, the author had seen no change in her looks and behavior. 20 वर्षों तक लेखक ने अपनी दादी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिखाया. ज्यों के त्यों वो दिखती रहीं. It was difficult to believe that she too had once been a playful child, a pretty young woman with a span. उनको देखकर ऐसा लगता था, ये विश्वास करना बड़ा कठिन रहता था कि वो कभी इतनी मजाकिया, इतनी सुंदर लड़की रही होंगी. ये लेखक सोच रहा था. Even the grandfather with his long white beard in a portrait looked at least 100 years old. लेखक के दादाजी का फोटो फ्रेम एक ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, तो उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और लगभग 100 वर्ष के वो दिखाई पड़ रहे थे. It was even disgusting to think the grandmother had ever been young and pretty. लेखक कहता है कि ये सोचना बड़ा ख़राब लगता था, बड़ा डिस्गस्टिंग लगता था कि उसकी दादी कभी एक यंग और ब्यूटीफुल लेडी रही थी. The old lady was short stature and little bent. लेकिन लेखक कहता है, अपनी दादी के बारे में बताता है कि हिज ग्रैंडमदर वाज लिटिल बेंट. उसकी दादी माँ थोड़ी सी झुकी थी, उनकी यानी कमर झुक गई थी बूढ़ी होकर के. शी मूव्ड अबाउट इन द हाउस लिम्पिंग. लेकिन थोड़ा वो लंगड़ा के चलती थी. लिम्पिंग जो लंगड़ा के चलती थी तो पूरे घर में भी चक्कर काटा करती थी. She had silver locks and wore spotless white clothes. वो बहुत ही स्पॉटलेस माने जिसमें दाग ना हो, यानी बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थीं. She looked like a winter landscape in the mountains. लेखक यहाँ पे कंपैरिजन करता है कि उसकी दादी ऐसे लगती पहाड़ों में जैसे कोई लैंडस्केप होती है, कोई छायाचित्र होता है, कोई दृश्य चित्र होता है, तो जैसे दिखाई पड़ता है वैसे ही उसकी दादी दिखाई पड़ती थी. इतनी सुंदर, बूढ़े होने के बावजूद भी, यानी वो बिल्कुल श्वेत दिखाई पड़ती थी.
शी ऑलवेज कैरीड ए रोजरी, रोजरी एक जो दाने का माला होता है, राम राम जपा जाता है, अक्सर महिलाएं बूढ़े होकर लोग जपते हैं। शी ऑलवेज कैरीड ए रोजरी इन हर हैंड्स विच शी केप्ट काउंटिंग, उसके उनके हाथों में एक मोतियों का माला होता था जिससे वो लगातार जपा करती थी, राम राम जपा करती थी। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग क्वाइटली इन प्रेयर्स, उनके ओंठ हमेशा चलते रहते थे, हमेशा हरकत में रहते थे, हमेशा एक्शन किया करते थे। इट सीम्स शी वॉज प्रेइंग, ऐसा लगता था वो भगवान की आराधना कर रही हैं, कुछ पढ़ रही हैं। शी वाज ए पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, लेखक कहता है कि उसकी दादी एक शांत और संतुष्टता की मूर्ति थी। नेक्स्ट, व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स वेंट टू लिव इन द सिटी, आगे और घटना घटती है। लेखक के माता पिता शहर में रहने के लिए जाते हैं। दे लेफ्ट हिम बिहाइंड विद द ओल्ड लेडी, तो दोनों माता पिता ने अपने बच्चे को यानी आथर को, खुशवंत सिंह को दादी के साथ घर पे छोड़ दिया। शी यूज्ड टू गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, दादी माँ लेखक को स्कूल जाने में मदद करती थी, यानी उसको तैयार करती थी, उसकी हेल्प करती थी। वाइल शी बेद एंड ड्रेस्ड द बॉय शी केप्ट सेइंग हर मॉर्निंग प्रेयर, इवन जब वो लड़के को कपड़े पहनाती थी, तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए, तब भी उनके होंठ प्रेयर में चलते ही रहते थे, कंटिन्यू प्रार्थना ही करती रहती थी। शी होप्ड दैट द चाइल्ड वुड गेट टू नो द प्रेयर बाय हार्ट, क्योंकि वो सोचती थी, वो जानती थी कि उसका बेटा, उसका पोता भी प्रेयर जो प्रार्थना है वो जुबानी याद कर ले, यानी वो अपने पोते को एक रिलीजियस बॉय बनाना चाहती थी। बट द ऑथर लिसन्ड टू हर चीफली बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, लेकिन जो ऑथर था यानी खुशवंत सिंह जो थे, वो अपनी दादी की प्रार्थना को ध्यान से सुना करते थे, क्योंकि वो उनकी आवाज़ से प्रेम करते थे, उनकी आवाज़ उनको अच्छी लगती थी। विद द वुडन स्लेट एंड अर्दन इंकपॉट एंड ए पेन इन द स्कूल बैग शी वेंट टू स्कूल विद द बॉय, जब वो स्कूल जाने लगते थे तो उनकी दादी उनके बैग में एक लकड़ी की स्लेट रख देती थी, एक मिट्टी का दवात रख देती थी और उसमें एक पेन रख देती थी, और स्वयं उसके साथ स्कूल को जाती थी। शी आल्सो ऑलवेज कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज फॉर द विलेज डॉग्स, जब स्कूल जाती थी तो अपने साथ कुछ स्टेल माने बासी, चपातीज यानी रोटियां, वे अपने साथ कुछ बासी रोटियां भी ले जाती थी जो वे विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को खिलाती थी, जो भी रास्ते में कुत्ता मिलता था उसको खिला देती थी। शी थ्रू दोज ब्रेड पीसेस टू द डॉग्स when they walked back home together, और जब वे वापस लौटती थी तो उन रोटियों के टुकड़े कर करके जो कुत्ते में रास्ते में मिला करते थे उनको वो खिला देती थी। द स्कूल वॉज अटैच्ड टू ए टेम्पल, अब लेखक आगे कहता है कि जहाँ पर लेखक का स्कूल बना हुआ था उसके जस्ट ही कॉर्नर में, यानी उसके बगल में ही एक मंदिर था। वाइल द चिल्ड्रन वर सीटेड इन द वेरेंडा एंड टॉट द अल्फ़ाबेट बाय द प्रीस्ट, जब बच्चे बरामदा में बैठ करके अक्षर का ज्ञान करते थे बाय द प्रीस्ट, पादरी द्वारा या शिक्षक द्वारा, द ओल्ड लेडी सैट इनसाइड द टेम्पल रीडिंग सम होली बुक्स, तो
उतने समय तक लेखक की दादी मंदिर में बैठ करके पवित्र ग्रंथ पढ़ा करती थी, पवित्र किताबें पढ़ा करती। यानी यहाँ पे लड़का स्कूल में पढ़ रहा था और उधर दादी मंदिर में पवित्र किताबें पढ़ा करती थी, यानी वो समय वेस्ट नहीं करती थी। When both finished, they would walk back home together। जब दोनों का पाठ समाप्त हो जाता था, यानी जब लड़के की पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी, तो दोनों एक साथ घर को वापस लौटते थे। इट वॉज फर्स्ट फेज ऑफ आथर्स टूगेदरनेस विद हिज ग्रैंड मदर। लेखक कहता है ये पहला वाक्य था एक साथ अपनी दादी के साथ साथ जाने के लिए। नेक्स्ट, When the parents were settled properly, इधर मैंने बताया था बैक साइड में कि लेखक के पिता माता पिता शहर में शिफ्ट हो गए थे। Now they were calling both of them। जब लेखक के माता पिता ने शहर में ठीक ठाक व्यवस्था कर ली, they called the author and the old lady there। तो उन्होंने उस लेखक को और दादी माँ को बुलाया शहर। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। यही एक टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता के बीच, यानी लेखक और दादी के बीच एक मित्रता थी। दिस इज वॉज द टर्निंग पॉइंट व्हेन दे केम टू द सिटी। यानी जब वो शहर आए तो यहीं से उनकी दोस्ती में टर्निंग पॉइंट आ गया। रैदर द सेकेंड फेज, दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ relationship between the author and the grandmother. She could no more accompany the boy to his English school. My dear students, you know this is the age of English. So when Khushwant Singh came to the city, they started to learn English. उन्होंने इंग्लिश सीखना आरंभ कर दिया. Grandmother was totally unknown to English. ग्रैंड मदर थी जो बिल्कुल इंग्लिश से अननोन थी. नाउ शी वॉज अनेबल टू हेल्प हिम. अब वो उसकी मदद करने में असमर्थ थी. एंड देयर वर नो स्ट्रीट डॉग्स इधर. अब उस शहर में स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं होते थे, यानी जो जिन कुत्तों को वो रोटी खिलाती तो कुत्ते भी नहीं थे शहर में. सो द ओल्ड लेडी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरो इन द कोर्टयार्ड. लेकिन लेखक कहता है कि उसकी दादी माँ के आंगन में कुछ गौरैया आया करती थी. अब कुत्तों को रोटी खिलाने के जगह पे लेखक की दादी माँ ने गौरैयों को दाना खिलाना प्रारंभ कर दिया. एज टाइम पॉज, जैसे जैसे समय बीतता गया, दे सा लेस ऑफ ईच अदर. दोनों की मुलाकातें कम हो गईं, यानी एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे. She often inquired what he was taught at school. लेकिन वो अक्सर पूछा करती थी, इंक्वायरी किया करती थी कि तुम्हें स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है. The poor woman could not understand English words and the laws of science. लेकिन बेचारी वो बूढ़ी महिला इंग्लिश और विज्ञान को नहीं समझ सकती थी जो लेखक उन्हें बताता था. So she could not help him with his lessons. So इसलिए लेखक की कोई मदद दादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इंग्लिश और साइंस को नहीं जानती थी. But she was shocked to know that there was no religious or moral teaching at the school. दादी माँ इस पर बहुत ही अचंभित थी या बहुत ही दुखी थी कि कॉलेज में, स्कूल में कोई भी धार्मिक और नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती थी. सेकेंडली द चिल्ड्रन वर गिवन म्यूज़िक लेसन्स. दूसरी बात यह थी कि बच्चों को संगीत सिखाया जाता था. शी एसोसिएटेड म्यूज़िक ओनली विद बेगर्स एंड प्रॉस्टिट्यूट्स. आप जानते हैं कि दादी माँ उस समय संगीत को सिर्फ भिखारियों और वैश्याओं के लिए समझती थी कि ये संगीत जो है भिखारियों के लिए है और वैश्याओं के लिए.
When the author went up to university, जब लेखक विश्वविद्यालय की ओर, हाई एजुकेशन की ओर गया, he got a separate room for her studies, तो उसे पढ़ाई के लिए अपना अलग कक्ष मिला. His friendship link with her was broken. अब लेखक के बीच, लेखक और दादी के बीच जो फ्रेंडशिप चेन थी वो टूट गई. She accepted her isolation quietly. दादी ने अपना आइसोलेशन यानी एकाकीपन स्वीकार कर लिया चुपचाप. She used to ply her spinning wheel and recited her prayers. तो खाली समय में वो चरखा चलाया करती थी, धागा काता करती थी और अपनी प्रार्थनाएं किया करती थी. Only in the afternoon, केवल दोपहर में, she took a short break to sit in the veranda and feed the sparrows. केवल दोपहर में वो थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेती थी और बरामदे में बैठ करके गौरैयों को दाना खिलाती थी. Hundreds of birds became so friendly with her. यानी ऐसे जब दाना खिलाते खिलाते सैकड़ों गौरैयाँ दादी की दोस्त हो गई थी, बन गई थी. And with her and the sat on her legs, shoulders and head. वो इतनी दोस्ती हो गई थी दादी और गौरैयों के बीच, तो गौरैया कभी उनके ऊपर बैठती थी, उनके पैरों पे बैठती थी, उनके कंधे पे बैठ जाती थी, उनकी सिर पे बैठ जाया करती थी. दादी को बहुत अच्छा लगता था, बिल्कुल हिलमिल जो गई थी. She smiled but never drove them away. जब वो गौरैया बैठ जाती थी तो वो मुस्कुराती थी लेकिन उनको भगाती बिल्कुल नहीं थी. That was the happiest hour of the day for her. ये उनके लिए सबसे सुखद के क्षण होते थे. Next. She did not look upset even when the author went abroad for further studies. अब लेखक जाता है उच्च शिक्षा के लिए विदेश, तो उनको जरा भी दुख नहीं हुआ जब लेखक उच्च शिक्षा के लिए, आगे पढ़ाई के लिए विदेश चला गया, तो दादी को जरा भी दुख नहीं हुआ. She showed not sentiments when she saw him off at the railway station. देखिए दादी कितनी मजबूत थी हृदय की. जब दादी लेखक को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गई तो जरा भी भावुक नहीं हुई. The author did not expect to find her alive on his return. लेकिन लेखक मन ही मन सोच रहा था कि मैं जब कभी विदेश से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटूंगा तो मुझे लगता है मैं अपनी दादी को जिंदा नहीं पाऊंगा. But she was there again to receive him. लेकिन दादी बहुत मजबूत थी, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली थी. But she was there again to receive him. जब लेखक दोबारा विदेश से लौटा अपनी उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तो दादी उसको रिसीव करने आई. She looked extremely happy. वो बहुत खुश दिखाई पड़ रही थी. That day she fed the birds longer. उस दिन उन्होंने चिड़ियों को खूब खाना खिलाया, बहुत देर तक खाना खिलाया, क्योंकि उसका पोता वापस लौटा था. In the evening she collected women from the neighborhood, got an old drum and sang for hours. वो इतनी खुश हुई कि उस शाम को उन्होंने अपने मोहल्ले की सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और एक पुरानी ढोलक जमा की और उन्होंने घंटों तक बजा बजा के गाया. यानी शी वॉज सो हैप्पी टू फाइंड हर फ्रेंड. शी कुड नॉट विदस्टैंड सो मच स्ट्रेन. लेकिन वो बहुत देर तक, बहुत समय तक सीधी नहीं खड़ी हो सकती थी, यानी वो स्ट्रेन को नहीं बर्दाश्त कर सकती थी. शी वॉज टेकन इल. बीमार पड़ गई. शी डिक्लेयर्ड दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी, इस बात को लोगों को बता दिया, घर के परिवार लोगों को बता दिया
कि उनका अंत निकट है। शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि उन्होंने घर के किसी भी मेंबर से बात करना बंद कर दिया। एंड शी डाइड पीसफुली, और वो भी दिन आया जब दादी शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब क्या होता है? एज पर कस्टम, रीत रिवाज के अनुसार, हर डेड बॉडी वाज लेड ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद ए रेड श्राउड। उनकी डेड बॉडी को लिटा दिया गया और कफन से ढक दिया गया, श्राउड कफन। While others left her alone to arrange for the funeral, hundreds of birds gathered around her. जब दूसरे लोग उनकी डेड बॉडी को, उनके शव को, उनके कफन की तैयारी कर रहे थे, तो 100 ऑफ बर्ड्स, सैकड़ों चिड़ियाँ, पक्षी, गैदर्ड अराउंड हर, उनके चारों ओर इकट्ठा है, यानी वो भी दुखी थे उनकी मौत पर। बट दे ऑल वर इन साइलेंट मॉर्निंग, सभी पक्षी चुपचाप मॉर्निंग यानी शोक कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, चुपचाप विलाप कर रहे थे। द ऑथर्स मदर थॉट द बर्ड्स वर हंग्री, लेखक की माँ ने सोचा कि शायद पक्षी भूखे हैं। शी थ्रू पीसेस ऑफ ब्रेड टू देम, तो उन्होंने कुछ अनाज के दाने, कुछ टुकड़े उनके सामने डाल दिया। बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। अब देखिए कितना लगाव था दादी से। उन पक्षियों ने, उन गौरैयों ने उस रोटी का जरा भी ख्याल ही नहीं किया, उसकी तरफ देखा भी नहीं, उनको लगा भी नहीं कि रोटियां उनके सामने डाली गईं। When the dead body was carried off, लेकिन जब उनके मृत शरीर को ले जाया जा रहा था, the birds also flew away quietly, सारी चिड़ियाँ चुपचाप वहाँ से उड़ चलीं with the dead body. Next morning the sweeper swept the bread pieces into the dustbin. अगली सुबह जब स्वीपर झाड़ू लगाने आया तो उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाला। My dear students, this was the chapter. I think you have enjoyed. Now here are some questions. First question is, how does खुशवंत सिंह describe his old grandmother? खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का चित्रांकन कैसा किया? You will have to write. Next one, give a pen picture of the narrator's grandfather and he appeared in the portrait. आपको ये लिखना है कि पोर्ट्रेट में, छायाचित्र में दादी माँ कैसी दिखती थी, लेखक की दादी माँ कैसी दिखती थी, उसको लिखना है। लास्ट, व्हाट कुड द नरेटर नॉट बिलीव अबाउट हिज ग्रैंड पेरेंट्स? लेखक अपने ग्रैंड पेरेंट्स में यानी दादा दादी के संबंध में क्या विश्वास नहीं कर सका? दैट्स ऑल माई लेक्चर। थैंक यू।